हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है शुक्राणु जनन देखा था और आज हम लोग देखने जा रहे हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और टर्म यहां पे बताता चलूं। वो टर्म है हमारी युग्मक जनन। ठीक है, ये टर्म हमारी है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण होना। ठीक है, युग्मक कौन कौन से होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इनके दोनों के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। और यह प्रक्रिया जनदों में यानी कि जनन अंगों में या गोनेड्स जिनको हम लोग कहते हैं उनमें होती है। और ये अंडाणु जनन होता क्या है? जैसा कि कल हम लोगों ने शुक्राणु जनन में देखा था, अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है वो होती है अंडाशय में। ठीक है, अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय में होती, शुक्राणु जनन की वृषण में होती थी, तो अंडाणु जनन की कहां होती है? अंडाशय में। अंडाशय जो है यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है या प्रमुख भाग है। तो अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं जनन स्तर की कोशिकाएं। तो अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं हैं या जनन स्तर की कोशिकाएं हैं, उन जनन स्तर की कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। कल भी हम लोगों ने ऐसे ही देखा था, होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है क्या बनता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है अंडाणु। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन किसे कहते हैं? अंडाशय की जनन स्तर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है वह 3 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 आती है प्रोलिफरेशन अवस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था और नंबर 3 परिपक्वन प्रावस्था। अब हम लोग जो है तीनों प्रक्रियाओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली अवस्था आती है हमारी प्रोलिफरेशन प्रावस्था। यह प्रोलिफरेशन प्रावस्था शुक्राणु जनन की गुणन प्रावस्था के ही समान है। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम में भी वैसे दिख रहा है। इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में हमें क्या लिखना है? प्रोलिफरेशन का मतलब यही होता है बहुत तेजी से गुणन करना। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में ध्यान से आपको समझना होगा, यहां पे देखिएगा। इस अवस्था में जैसे अंडाशय की जो गुहा है, गुहा यानी कि होता है खाली स्थान। ठीक है, यह है अंडाशय की गुहा। अंडाशय के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है यह है वो खाली स्थान। इस खाली स्थान में जो जनन स्तर की कोशिकाएं हैं, ठीक है, हमने अभी कहा ना कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन स्तर की कोशिकाओं में। तो ये जो जनन स्तर की जो कोशिका होती है, तो अंडाशय की गुहा में जनन स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो बार बार विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? बार बार विभाजन करती हैं और विभाजन करके कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है। ठीक है, ये बार बार विभाजन करती हैं और विभाजन करके कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है। हम लोगों ने क्या कहा कि प्रोलिफरेशन अवस्था में क्या होता है? प्रोलिफरेशन अवस्था में अंडाशय की गुहा में जनन स्तर की कोशिकाएं बार बार विभाजन कर कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती हैं और इस गुच्छे को हम लोग कहते हैं पुटिका। ठीक है, इस गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? पुटिका। अब ये जो पुटिका है, इस पुटिका की कोई एक कोशिका, ठीक है, कोई सी भी एक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है, बड़ी होने लगती है, वृद्धि करने लगती है। और उस बड़ी कोशिका को हम लोग कहते हैं oogonia। ठीक है, इस बड़ी कोशिका को हम लोग कहते हैं oogonia। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, क्या कहा हम लोगों ने कि जो अंडाशय है प्रोलिफरेशन अवस्था में क्या होता है? प्रोलिफरेशन अवस्था में अंडाशय की गुहा में, अंडाशय के जो अंदर खाली स्थान पाया जाता है उसमें जो जनन स्तर की कोशिकाएं या प्राथमिक जनन स्तर की जो कोशिकाएं हैं, प्राथमिक जनन जो कोशिका होती है वो बार बार विभाजन करती है। विभाजन करके कोशिकाओं का बड़ा सा गुच्छा बनाती है। उस गुच्छे को हम लोग कहते हैं पुटिका। और उस पुटिका की कोई एक कोशिका जो है क्या हो जाती है? आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है, वृद्धि कर लेती है और उस कोशिका को हम लोग बुलाते हैं oogonia। और ये विभाजन किस प्रकार का होता है? ये होता है समसूत्री प्रकार का विभाजन। तो हम प्रोलिफरेशन अवस्था में क्या कहेंगे?
कि प्रोलिफरेशन अवस्था में प्राथमिक जनन स्तर की जो कोशिकाएं हैं वे अंडाशय की गुहा में बार बार विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं और समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती हैं। उस गुच्छे को हम लोग पुटिका कहते हैं। उस पुटिका की कोई एक कोशिका जो होती है वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है और उस कोशिका को हम लोग oogonium कहते हैं। ये हमारी oogonia। अब यह oogoनियम जो है अगली अवस्था आती है हमारी वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, यह आती है हमारी वृद्धि प्रावस्था। पिछले शुक्राणु जनन के समान यहां भी होता है वृद्धि प्रावस्था, वैसे वैसे सेम प्रावस्था है। इसमें क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में जो oogoनियम है वह भोजन संग्रहण करके थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है और जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर हम उसे बुलाते हैं प्राथमिक oocyte। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था एकदम सिंपल है। oogoनियम जो है भोजन संग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है और उसे हम लोग प्राथमिक oocyte कहते हैं। अब प्रोलिफरेशन अवस्था और वृद्धि प्रावस्था, ये दोनों ही प्रावस्थाएं किसी भी मादा में तभी संपन्न हो जाती है जब वो भ्रूण में होती है, जब वो गर्भाशय में होती है तभी ये दोनों प्रक्रियाएं जो है संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब अगली आती है लास्ट वन हमारी परिपक्वन प्रावस्था। अब ये जो परिपक्वन प्रावस्था है ये 11 से 13 वर्ष की आयु के मध्य में जो है शुरू होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक oocyte है यह प्राथमिक oocyte और इस अवस्था में प्राथमिक oocyte में विभाजन होता है। और विभाजन कैसा होता है, विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि 4 कोशिकाएं बनेंगी, यानी 2 बार विभाजन होगा। तो इस विभाजन में होता क्या है, सबसे पहले जो प्राथमिक oocyte है यह विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। दोनों कोशिकाएं असमान होती है। हम लोग ये कहेंगे कि प्राथमिक oocyte जो है वह 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित होती है, या पहला विभाजन जो होता है वो असमान होता है और उसके कारण एक बड़ी कोशिका बनती है और एक बनती है छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम लोग कहते हैं द्वितीयक oocyte या इसे ootyte भी कहते हैं। ठीक है, इसे ootyte भी कहते हैं। तो परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है, परिपक्वन प्रावस्था में जो प्राथमिक oocyte है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात 2 बार विभाजन होता है। पहला विभाजन जो होता है असमान होता है, एक कोशिका बड़ी बनती है दूसरी कोशिका छोटी बनती है। बड़ी कोशिका को हम लोग बुलाते हैं द्वितीयक oocyte तथा छोटी कोशिका को हम लोग कहते हैं प्रथम ध्रुवीय काय या प्राथमिक ध्रुवीय काय, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यह है प्रथम ध्रुवीय काय। अब आगे क्या होता है कि दूसरा विभाजन होता है। तो इस बार क्या होता है कि जो द्वितीयक oocyte है यह द्वितीयक oocyte में फिर से असमान विभाजन होता है। असमान मतलब जिसमें बराबर विभाजन नहीं होता है। एक कोशिका बड़ी बनती है दूसरी कोशिका बनती है छोटी। बड़ी कोशिका जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं अंडाणु और जो छोटी कोशिका बनती है वह कहलाती है द्वितीयक ध्रुवीय काय। तथा कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रथम ध्रुवीय काय है इसमें विभाजन हो जाता है और विभाजन द्वारा ये भी 2 ध्रुवीय काय का निर्माण कर लेती है और इन दोनों ध्रुवीय काय को हम लोग बुलाते हैं द्वितीयक ध्रुवीय काय। यानी कि कुल कितनी, कुल 3 ध्रुवीय काय और 1 अंडाणु का निर्माण होता है। तो एक oogoनियम से कितना अंडाणु बना, 1। ठीक है, एक oogoनियम से 1 अंडाणु का निर्माण होता है। अब एक बात और याद रखना है कि यहां तक ये सारी कोशिकाएं, आज हम लोग यहां से दिखा देते हैं कि यहां तक ये सारी कोशिकाएं जो होती है द्विगुणित होती है। ठीक है, 2n लिख रहे हैं हम इनको, यानी कि ये द्विगुणित है। प्राथमिक oocyte भी द्विगुणित होती है लेकिन यहां से ये कोशिकाएं अगुणित होना प्रारंभ हो जाती है। ये सब कोशिकाएं अगुणित होती है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा अंडाणु जनन।